हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजी मेडिकल। तो अब हम जो बात कर रहे थे ड्रग्स यूज इन सीवीएस, यानी कि सीवीएस के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स यूज होती है, उसका पहली जो वीडियो थी अपनी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के बारे में हमने स्टडी कर ली थी। उसका जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों में मिल जाएगा। तो उसी सीरीज में अपनी जो नेक्स्ट वीडियो है वो है पेरिफेरल वैसोडायलेटर्स। ठीक है, कि जो अपने सीवीएस के अंदर जो ड्रग्स यूज हो रही है सेकंड वाली वो कौन सी है, पेरिफेरल वैसोडायलेटर्स है। जैसे नाम से पता चल रहा है पेरिफेरल यानी कि आउटसाइड, यानी कि अपना जो हार्ट है, हार्ट से अलग यानी बाहर की तरफ जो चारों ओर जो फैली हुई जो ब्लड वेसल्स है उनकी बात हो रही है यहाँ पे। वेसोडायलेशन का मतलब क्या है, वेसो मीन्स होता है ब्लड वेसल्स, डायलेशन मीन्स उनका ल्यूमन क्या हो जाना, इंक्रीज हो जाना। ठीक है, ये जो ब्लड वेसल्स होगी वो हार्ट से कनेक्टेड नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इसकी मैकेनिज्म के बारे में कि दे आर पोटेंट डायरेक्ट रिलैक्सेंट ऑफ वस्कुलर स्मूथ मसल्स, यानी कि ये जो क्या है डायरेक्टली जो अपनी जो स्मूथ मसल्स होती है, किसकी स्मूथ मसल्स, वस्कुलर, वस्कुलर यानी कि ब्लड वेसल्स की स्मूथ मसल्स की बात हो रही है। तो जो अपनी ब्लड वेसल्स की स्मूथ मसल्स है वो क्या हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाएंगी एंड रिड्यूस बोथ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक बीपी। तो मान लो ये क्या है, अपनी ब्लड वेसल्स है, जब ये ब्लड वेसल्स क्या हो जाएंगी, डायलेट हो जाएंगी। जैसे ये डायलेट होंगी तो इनका जो ल्यूमन है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो जो ब्लड पहले इतने से ल्यूमन में होकर गुजर रहा था, अब उसको गुजरने के लिए क्या मिल जाएगा, बड़ा रास्ता मिल जाएगा, जिसकी वजह से वो आसानी से गुजर पाएगा और वो जो है प्रेशर जो ब्लड वेसल्स है उस पर कम लगा पाएगा। जैसे प्रेशर कम होगा तो अपना बीपी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो ड्रग्स होती है क्या करती है, रिलैक्स करती है किसको, स्मूथ मसल्स को, ब्लड वेसल्स की को, और साथ में रिड्यूस करती है बोथ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक बीपी। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बीपी क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हम सब जानते हैं कि नॉर्मल जो बीपी होता है वो कितना होता है, 120/80 mm ऑफ Hg। ठीक है, यहाँ पे अपने पास पहला जो रीडिंग आ रही है वो क्या रही है, 120। इस 120 जो इसको हम कौन सा बीपी बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम सिस्टोलिक। कौन सा बोलेंगे, सिस्टोलिक। ये कौन सा बीपी है, जब अपना हार्ट पंप करता है, तो जब अपना हार्ट पंप करके जो लेफ्ट वेंट्रिकल है जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और पूरा पूरा ब्लड किस में भेजता है, अपने एरोटा में भेजता है, तो उस समय जो ब्लड का प्रेशर होता है उसे हम कौन सा प्रेशर बोलेंगे, सिस्टोलिक प्रेशर। जब हार्ट क्या करता है, पंप करता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट होने के जस्ट बाद वो क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। नेक्स्ट अपना जो साइकिल है उसको कंटिन्यू करने के लिए वो वापस से रिलैक्स होगा। तो रिलैक्स होते टाइम जो बीपी होता है, जो ब्लड का प्रेशर होता है ब्लड वेसल्स में, वो कहलाता है अपना कौन सा, डायस्टोलिक प्रेशर। कौन सा कहलाएगा, डायस्टोलिक प्रेशर। तो ये क्या करती है, जो ड्रग्स होती है ये दोनों को, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों जो प्रेशर्स होते हैं उनको क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है। ठीक है, और यहाँ पे जो mmHg का मतलब क्या है कि जब हम इसको मेजरमेंट करते हैं बीपी का, तो जो अपना जो स्पाइरोमीटर होता है उसमें जो मापने की जो यूनिट्स होती है वो किस में आती है, mm में आती है। और उसके अंदर जो अपनी जो मेटल होती है वो कौन सी होती है, मरकरी होती है, जिसको हम Hg से डिनोट करते हैं। इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, mmHg कहते हैं। तो ठीक है, तो ये जो पेरिफेरल वैसोडायलेशंस है वो स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करती है और साथ ही साथ डायस्टोलिक और सिस्टोलिक जो दोनों के दोनों ब्लड प्रेशर है, दोनों बीपीज है, उनको क्या करती है, ये रिड्यूस करने का काम करती है। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनकी ड्रग्स है, इस मैकेनिज्म के लिए कौन कौन सी ड्रग्स यूज लेते हैं और उनकी डोजेज क्या क्या है। तो सबसे पहले अपनी कौन सी ड्रग्स आती है, हाइड्रोलाइजिन। ठीक है, इसकी जो डोज है वो कितनी है, 10 to 20 mg। कैसे देनी है, ये आईवी रूट के थ्रू हमें देनी है। ध्यान रखना है इस ड्रग्स को देते समय जो आईवी रूट से हम देंगे उसको बिल्कुल स्लोली क्या करना है, अपने को इंसर्ट करना है और आगे की तरफ परफ्यूजन करना है। नेक्स्ट अपनी आती है कौन सी, मिनीऑक्सीडिल। मिनीऑक्सीडिल जो ड्रग्स होती है इसकी डोज कितनी है, 5 to 50 mg डेली, यानी देनी है, एक दिन में एक टाइम दे सकते हो। और कितना कौन से रूट से देनी है, आपको ओरली रूट से इसको देनी है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इंडिकेशन कि ये जो पेरिफेरल वैसोडायलेटर्स है इनको हमें कब कब यूज लेना है। तो सबसे पहला तो क्या है, अपना हाइपरटेंशन, यानी कि पेशेंट को अगर हाइपरटेंशन की क्या है प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में हम पेरिफेरल वैसोडायलेशन ले सकते हैं। सेकंड क्या है, एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस डिजीज के अंदर, जिसके अंदर जो चेस्ट की पेक्टोरिस मसल्स होती है उनके अंदर पेन होता है। ठीक है, वो भी एक प्रकार की हार्ट डिजीज में ही इंक्लूड करते हैं। तो उस कंडीशन के अंदर भी जो हम पेरिफेरल वैसोडायलेटर्स का यूज कर सकते हैं।
ये तो हो गए इसके इंडिकेशंस की बात। अब बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब होता है इन ड्रग्स को हमें कब यूज में नहीं लेना है, अवॉइड कब करना है इनको। तो पहला है पेशेंट विद अस्थमा, यानी कि पेशेंट क्या किसका पेशेंट है, अगर पेशेंट को अस्थमा की शिकायत है, अस्थमा डिजीज है उसको, उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, इन ड्रग्स को क्या करना है, अपने को अवॉइड करना है। नेक्स्ट क्या है ब्रेडिकार्डिया, अगर उसकी जो है पल्स जो है वो बहुत कम आ रही है तो उस कंडीशन में भी हमें क्या करना है, इस ड्रग्स को अवॉइड करना है। साथ साथ कार्डियक फेलियर वाली कंडीशन में भी हमें इस ड्रग्स को अवॉइड करना है। नेक्स्ट है प्रेग्नेंट एंड ब्रेस्ट फीडिंग मदर, यानी कि ऐसी महिलाएं जो प्रेग्नेंट है या फिर ब्रेस्ट फीडिंग पे है, बच्चे को क्या करती है दूध का सेवन कराती है, उसको हम ब्रेस्ट फीडिंग मदर बोलते हैं। उन दोनों कंडीशंस के अंदर भी हमें इस ड्रग को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये जो क्या है अपना हिपेटिक जो फंक्शन होता है, लीवर की जो फंक्शन होती है उसमें क्या कर लेती है, कुछ चेंजेस ला देती है, अल्ट्रेशन ला देती है, इस वजह से हमें इसको अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइड इफेक्ट की, ये कि इन ड्रग्स को लेने के बाद पेशेंट के अंदर क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहला साइड इफेक्ट आता है एडिमा, क्योंकि वेसोडाइलेशन हो जाएगा। जैसे ही वेसोडाइलेशन होगा तो जो ब्लड वेसल्स की जो परमेबिलिटी है वो परमेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, सॉरी परमेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से जो पूरा का पूरा फ्लूइड है, कंटेंट है, वो आसानी से कहा जाएगा ईसीएफ के अंदर आ जाएगा। ईसीएफ बोले तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, मान लो ये अपनी क्या है ब्लड वेसल्स है। जैसे इसका डायलेशन होगा तो इसकी परमेबिलिटी बढ़ जाएगी और ये जो पूरा का पूरा लिक्विड कंटेंट है वो कहाँ जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। और जैसे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आके क्या होगा, ये इकट्ठा होगा, एक्यूमुलेट होगा तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एडिमा कहते हैं। तो ये एक साइड इफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है। दूसरी बात है टेकीकार्डिया की कंडीशन हो सकती है, उसकी जो पल्स रेट है वो बढ़ सकती है। साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं, हाइपोटेंशन में इसको ले रहे हैं, लेकिन अगर आपने ज़्यादा डोज ले ली है तो आपको हाइपोटेंशन वाली कंडीशन देखने को भी मिल सकती है। और सबसे बड़ा साइड इफेक्ट जो कि एक साइकोलॉजिकल डैमेज, मेंटली डैमेज करता है पेशेंट को, वो क्या है कि मोनिऑक्सिडिल जो ड्रग्स हम यूज ले रहे हैं ये क्या करती है, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ करा देती है पेशेंट के अंदर, यानी पेशेंट जो है उसको जो हेयर ग्रोथ है वो बढ़ जाएगी। तो वो थोड़ा सा उसको क्या होगा, ऑकवर्ड सा लगेगा कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। उस समय में आपको जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट पेशेंट को देना है। अगर बात करें इसके नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, कि नर्स को ये जो पेरिफेरल वेसोडाइलेटर्स दे रहे हैं उसमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, तो सबसे पहला आ रहा है अपना क्या, आईवी रूट से दे रहे हैं ड्रग। तो जब हम हाइड्रोलाइजिन जो ड्रग दे रहे हैं आईवी रूट से, बिल्कुल स्लोली देनी है, आराम से देनी है, एसेप्टिक जो टेक्निक्स हैं उनका यूज करते हुए देनी है। इसके साथ साथ ही जब हम क्या कर रहे हैं, पेशेंट को मिनिऑक्सिडिल ड्रग दे रहे हैं तो एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होती है, तो आपको उसको साइकोलॉजिकल समझाना है, उसकी काउंसलिंग करनी है कि जैसे जैसे थेरेपी चलती जाएगी उस समय तो हेयर ग्रोथ देखने को मिलेगी, लेकिन जैसे थेरेपी कंप्लीट होगी उसके 6 मंथ आफ्टर ये जो है आप वापस से नॉर्मल हेयर ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये कुछ नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो हमें पेशेंट के समय ये ट्रीट करते समय ध्यान में रखनी चाहिए। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और अगर ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।